Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Bajaj se Seekho. Now in this video we are going to talk about controlling chapter, which is very important chapter of business studies class 12. तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि ये कंट्रोलिंग चैप्टर क्या होता है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दूं कंट्रोलिंग चैप्टर हमारा जो बिजनेस स्टडी का थर्ड पेयर है, जिसमें हमारा स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग चैप्टर आता है, उस पेयर से बिलोंग करता है। ये पेयर टोटल 20 मार्क्स का है। उसमें कंट्रोलिंग की वेटेज दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स की रह जाती है, इससे ऊपर कंट्रोलिंग की वेटेज नहीं बैठेगी हमारे पास कभी भी। तो ये कंट्रोलिंग क्या होती है? कंट्रोलिंग की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग इज एन एक्टिविटी इन विच वी एंश्योर whether the activities of the organization are going or whether the activities of the organization are performed according to the plan or not. बेसिकली कंट्रोलिंग में हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है वो एज पर दी प्लान चल रही है या नहीं चल रही है, मतलब एज पर दी एस्पिरेशन लेवल, एज पर आर थिंकिंग वो परफॉर्म करी जा रही है नहीं करी जा रही है, वो सब लोग हम लोग कंट्रोलिंग में चेक करते हैं। इसको चेक करने के पीछे एक बड़ा छोटा सा पर्पस है कि हम चेक करके इस बात को इंश्योर कर लें कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए, हम अपनी फंक्शनिंग को इतने अच्छे से कर पाए कि हमने अपने सारे टारगेट बहुत अच्छे से अचीव कर लिए। ये सब लोग हम लोग चेक करके चलते हैं दोस्तों हमारे कंट्रोलिंग में, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और आगे भी आपको काम आता रहेगा ये वाले चैप्टर दोस्तों। चलिए इस कंट्रोलिंग के हम लोग कुछ नेचर फीचर्स के बारे में जानते हैं, क्या होते हैं इसके नेचर फीचर। चलिए पहला हमारे पास आता है जिसका नाम है कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा है, कंट्रोलिंग गोल पाने के लिए करी जाती है। भाई ऑब्वियस ही बात है, हम लोग यहाँ झक मारने के थोड़े इकट्ठे हुए हैं। मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन ले लो, सबके अंदर यही लिखा होता है कि प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइजिंग इज गोल ओरिएंटेड, स्टाफिंग इज गोल ओरिएंटेड, डायरेक्टिंग इज गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो गोल ओरिएंटेड। भाई सबके सब गोल पाने के लिए तो करे जा रहे हैं, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है और हम लोग इस बात को इंश्योर करने के लिए आए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। तो कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग गोल पाने के लिए करी जाती है। ओके डन, कंट्रोलिंग गोल पाने के लिए जाती है, डन भाई डन डन डन। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग हर जगह मौजूद है, हाँ ठीक है, जैसे प्लानिंग हर जगह मौजूद है, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है, वैसे कंट्रोलिंग भी हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होती है। Wherever is planning there would be controlling, that is for sure। जहाँ प्लानिंग होती है वहाँ कंट्रोलिंग जरूर होगी, क्योंकि मैं प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करता हूँ, कंट्रोलिंग में चेक करता हूँ कि मैंने अपने प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करे या नहीं करे। कर लिए दैट्स गुड, नहीं करे सोचो भाई सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों नहीं अचीव हुए, अगली बार अचीव करने हैं तुम्हें, हर हाल में अचीव करने हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि क्यों गलतियां हमने कर दी, क्या गलतियां हमने कर दी जो हम अचीव नहीं कर पाए। सो ये सब कुछ हम सोच सकते हैं बाद में। थर्ड पॉइंट है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग में हम लोग पीछे भी देखते हैं, हम आगे भी देखते हैं। पीछे कैसे देखते हैं? क्या टारगेट हमने सेट करे थे, पीछे से पता चलेंगे, और उन टारगेट में जो गलतियां आई हैं, उन टारगेट को अचीव करने में जो गलतियां हो गई हमसे, जो गुस्ताखियां हो गई हमसे, उन्हें दूर कब करेंगे, जो कमियां छोड़ दी हमने उन कमियों को दूर कब करना है फ्यूचर में। मतलब पहले भी देखना है कि क्या टारगेट था, कमियां निकालनी और कमियों को दूर कब करना है फ्यूचर में। तो बैकवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है। बैकवर्ड से पता चलता है क्या टारगेट था, फॉरवर्ड से हमें कमियां दूर करनी है। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब सेट है, चिंता ना करो। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों आता है जिसका नाम है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग कभी खत्म नहीं होती, जब तक प्लानिंग है तब तक कंट्रोलिंग है। आई रिपीट, जब तक प्लानिंग है तब तक कंट्रोलिंग है। मार्क माई वर्ड्स, जब तक प्लानिंग है तब तक कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है कंट्रोलिंग है, प्लानिंग कंट्रोलिंग, प्लानिंग कंट्रोलिंग, प्लानिंग कंट्रोलिंग चलती रहेगी, कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्यों है ऐसा? देखिए कहा गया है कि आपने टारगेट सेट कर लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपने टारगेट अचीव करा नहीं करा। तो क्या फायदा टारगेट सेट करने का जब आपने चेक ही नहीं करना। जो अचीव करा ठीक है, लेकिन अगर आप अचीवमेंट्स को और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, कि आप और बेटर अचीव करना चाहते हैं, तो हमेशा चेक करिए कि जो आपने अचीव करा आपने उसके बारे में सोचा था नहीं सोचा था। अगर सोचा है, समझा है, उतना अचीव करा है, डेट्स गुड। नहीं करा, नेक्स्ट टाइम बी मोर पावरफुल, मोर सीरियस अबाउट योर टारगेट। अच्छा करके चलो, अगली बार शायद और अच्छे से अचीव आप कर सकें। अब आते हैं दोस्तों हम लोग कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इवन डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, आप ध्यान रख के चलेंगे। कंट्रोलिंग की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस हमारे पास? सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है कंट्रोलिंग की जिसका नाम है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है भाई, कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पाने में हेल्प करती है। सारे के सारे फंक्शन ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पाने में हेल्प करते हैं। हम लोग यहाँ मैंने आपको बताया झक मारने के लिए नहीं आए हैं भाई, जितने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन सबका टारगेट सिर्फ एक,
ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है। हर हाल में मेहनत ऐसे ही करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल आसानी से अचीव हो सके। दूसरा पॉइंट है हमारे पास जिसका नाम है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ये पॉइंट थोड़ा ढंग का लगता है, एक स्टैंडर्ड है इस पॉइंट के अंदर, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर भी स्टैंडर्ड वर्ड आ रहा है। क्या कहता है पॉइंट? ये कहता है पॉइंट हमें कहता है कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड सेट करे, ठीक है, और कंट्रोलिंग में जाके चेक करा कि मैं उन सारे स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरा हूँ, मैं वो सारे स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाया। इट मीन्स कि मेरे स्टैंडर्ड अच्छे थे, जो मैंने सेट करे थे, जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेट करे, जो टारगेट मैंने सेट करे, जो गोल मैंने सेट करे, वो मैंने फिजूल में सेट नहीं करे, मैंने सोच समझ के सेट करे और मैं उन स्टैंडर्ड्स को, उन टारगेट को, उन गोल्स को अचीव कर पाया। इट मीन्स मैं अच्छे विजन के साथ चल रहा हूँ, अपने टारगेट को अचीव कर पा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे जो टारगेट्स थे मैं उन्हें अचीव कर पाया। इसका मतलब मैंने सही टारगेट सेट करे, इसका मतलब मैं एक्यूरेट टारगेट सेट करने में सक्षम रहा, मैं काबिल था अपने अच्छे से अच्छे टारगेट सेट करने में और उनको अचीव भी कर पाया। ये बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारे पास इसमें आता है जिसका नाम है हमारे पास मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है भाई, अगर कमियां रही हैं तो अगली बार मैं अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज करूंगा ताकि मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँ, और टारगेट अचीव करने का मतलब है कि मैंने अपने कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से करी है। अगला पॉइंट हमारे पास इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अगर मुझे लगता है कि मेरी कंट्रोलिंग करते वक्त मैंने जब कंट्रोलिंग करी कमियां आई है कि एम्प्लॉयज़ मेरे मोटिवेट फील नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ में कुछ कमियां रही हैं, एम्प्लॉयज़ लिथार्जिक हो रहे हैं, डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो मेरा काम है कंट्रोलिंग में कि उनको मोटिवेट करूं मैं ताकि अगली बार मेरी फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा सके। अगर जो कमियां हैं, कमी का कोई भी रीजन हो सकता है, वट एवर द रीजंस आर बिहाइंड माई डेविएशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड टू फाइंड दीज डेविएशन एंड वी नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन फॉर द करेक्शन ऑफ दीज डेविएशन। सो जो भी कमियां हमें पता चली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उन कमियों को दूर करने के लिए हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन लिया जाएगा किससे? कंट्रोलिंग से ही तो एक्शन लिया जाएगा भाई। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है हमारे पास इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर नहीं है, कैओस बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोई भी कुछ ही करे जा रहा है, लेजर्स फेयर लीडरशिप चल रही है, वर्कर कुछ भी करे अपनी मर्जी से, काम नहीं चल रहा ढंग पा रहे, तो अगर कुछ भी ऐसे रीजंस है तो मुझे इसके लिए भी क्या करनी पड़ेगी? कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि क्या कमियां रह गई। अगर कमियां इस बात से रिलेटेड है कि मेरी फर्म में डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट नहीं है, तो डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट लेकर आएंगे, एम्प्लॉइज को समझाएंगे भाई कमिटमेंट पे रहो, काम पे ध्यान दो, काम को अचीव करो, टारगेट को अचीव करो, गोल को अचीव करो, और तुम आगे बढ़ पाओगे, तभी हमारी फर्म तरक्की करेगी, नहीं तो हमारी फर्म तरक्की कर पाने वाली नहीं है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे हम लोग। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एक्शन। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि मुझे लगता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की कमी है, सब लोग एक दूसरे के साथ अपने एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पा रहे, जुड़ के नहीं चल पा रहे, तो इनको जोड़ने का काम कंट्रोलिंग करेगी। कंट्रोलिंग कहेगी फेविक्विक लगाओ और आपस में जुड़ जाओ भाई, क्योंकि जब तक तुम सब लोग जुड़ोगे नहीं तब तक मेरी फर्म का काम चल पाने वाला नहीं है। मुझे इस बात को इंश्योर करके चलना पड़ेगा कि सब लोग अपने एफर्ट्स को कलेक्टिव एफर्ट्स बनाएं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग तरफ लेके चलें, ताकि हम लोग टारगेट अच्छे से अचीव कर पाएँ। वरना आपने सुनोगा एकता में शक्ति है भाई, दिस टाइप ऑफ थिंग्स टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। इकट्ठे चलेंगे तो टारगेट अचीव होंगे, नहीं तो अचीव नहीं हो पाएंगे। ये भी हमें कौन बताएगी? कंट्रोलिंग। लेकिन कंट्रोलिंग में हम चेक करेंगे, अगर कमी इस चीज़ से रिलेटेड है तो अगली बार हम इसको दूर कर देंगे। सिंपल कहूँ तो सारी इंपॉर्टेंस में एक ही बात है कि अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, उन कमियों के पीछे जो रीजंस हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उन रीजंस को दूर करो, ताकि फ्यूचर में ऐसी कमियां आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना आए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के आपके जो रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जो डेविएशंस आ रही है आपके रिजल्ट्स के अंदर, वो डेविएशन नहीं आनी चाहिए। ये हमारी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस हमें सिखाती है। अब आ गया वक्त दोस्तों कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस को जानने का। लिमिटेशन वैसे तो हमारे कोर्स में नहीं है, क्लास 12th के लिए हमारे पास लिमिटेशन कोर्स में नहीं, लेकिन फिर भी फर्दर क्लासेस में लिमिटेशन भी हमारे कोर्स में आती है। तो कौन कौन सी लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की, फटाफट जान लेते हैं हम लोग। कंट्रोलिंग की पहली लिमिटेशन का नाम है दोस्तों हमारे पास, जिसका नाम है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। भाई बिल्कुल सही बात है, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करना बड़ा मुश्किल है। मतलब कि मेरी सेल 5,05,000 यूनिट ही होगी, हाउ कैन आई प्रेडिक्ट दिस? इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट, बहुत मुश्किल है यार प्रेडिक्ट करना। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके मार्क्स इतने ही होंगे, आप कैसे कह सकते हो आपके मार्क्स 80 में से 80 होंगे, या 80 में से 78 होंगे, या 80 में से 60 होंगे, या 65 होंगे, या 78 होंगे? प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है शायद 1-2 ऊपर, हो सकता है नीचे भी हो जाए, बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना यार। इवन कभी कभार हम 80 में से 80 का पेपर करके आते हैं, लेकिन मार्क्स 80 में से 80 वाले आते नहीं। क्यों? एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद नहीं आया, उसने एक्सपेक्ट करा था आप आंसर इस तरीके से लिखोगे, उस तरीके से लिखोगे, आप उस तरीके से नहीं लिख पाए, उसके एस्पिरेशन लेवल को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, उसने 1 नंबर काट लिया, ऐसे आधा नंबर काट लिया, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग प्रिडिक्ट कर पाए कि हमारे इतने ही आने वाले हैं। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को प्रिडिक्ट करना या क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करना दोस्तों बड़ा मुश्किल काम है। कंट्रोलिंग में क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट कर पाना बड़ा मुश्किल है, ये फैक्ट है हमारा। दूसरा हमारे पास है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए मैंने प्लानिंग कर ली, बहुत अच्छे से प्लानिंग कर ली, कंट्रोलिंग करते हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम आ गई। एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स हमने सोचा था इतना टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स हमारे बहुत सारे एनवायरनमेंट है, डायनामिक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, टेक्नोलॉजिकल, लीगल है, सोशल है, सारे फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स अगेंस्ट आ गए मेरे। सॉरी भाई, अब तो काम नहीं चल पाएगा। जब सारे के सारे मेरी बैंड बजाएंगे तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा भाई? खुद सोच के चलो ना, सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट आ रही, अब तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो फिर मेरे टारगेट अचीव हो पाने वाले, सॉरी। तो यही है, एक्सटर्नल फैक्टर अगर आपके अगेंस्ट आ जाते हैं तो भैया बैंड तो बजेगी, कुछ नहीं कर सकते आप। तो हमारी कंट्रोलिंग जैसी भी है फेलियर ही होने वाली है, अच्छी कंट्रोलिंग हमारी नहीं हो पाएगी। अगला पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है जिसका नाम है हमारे पास रेसिस्टेंस फॉर एम्प्लॉइज। कभी कभार कंट्रोलिंग को इम्पोज करने में हम ना बड़ा स्ट्रिक्टनेस इम्पोज कर देते हैं, स्ट्रिक्टनेस लगा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ को, बार बार टोका टाकी, जिसे हम कहते हैं टोका टाकी, कि ऐसे मत करो, टाइम से आया करो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो। इस वजह से एम्प्लॉइज़ ना रेसिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएंगे। एक जो एनवायरनमेंट होता है, सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है लोगों का, जो काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करें उनका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा जब आपकी टोका टाकी बढ़ जाएगी। तो एम्प्लॉइज़ कहेंगे भैया हम ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपके टीचर्स आपको छोटी छोटी बात पे टोकना शुरू कर दे तो आप ऑब्वियस ही बात है उनके लिए जो आपके मन में रिस्पेक्ट है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ऐसी एनवायरनमेंट में आप लोग उनको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। वो जो बोल रहे हैं भाई सुनते रहे, हमें सुनना ही नहीं बिल्कुल भी, जो बोलना है उन्हें बोलते रहे, हमें सुनना ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम सुने क्यों? तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। और लास्ट पॉइंट है कॉस्टली, फॉर कंट्रोलिंग बहुत महंगी है, क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए मुझे अपने पास्ट के स्टैंडर्ड्स को लाना पड़ेगा, उसको करंट स्टैंडर्ड से मैच करना पड़ेगा, डेविएशन निकालनी पड़ेगी, डेविएशन दूर करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे प्रोफेशनल चाहिए, मुझे एक्सपर्ट्स चाहिए, और एक्सपर्ट्स बहुत अच्छा खासा पैसा लेंगे, इसलिए कंट्रोलिंग बहुत महंगी है। जैसे प्लानिंग बहुत महंगी है वैसे दोस्तों कंट्रोलिंग भी बहुत महंगी है, क्योंकि दोनों इनसेपरेबल ट्विंस है ना, दोनों बहनें हैं, प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों बहनें हैं। प्लानिंग बहन बहुत महंगी है तो कंट्रोलिंग बहन भी कैसे सस्ती हो जाए, ये भी बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों ही बहुत महंगी है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे पास आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा बार इस चैप्टर से हमारा ये टॉपिक रिपीट हुआ है। इस टॉपिक का नाम है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, या प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हम लोग मैनेजमेंट के इनसेपरेबल ट्विंस क्यों कहते हैं। प्लानिंग कंट्रोलिंग जो है एक ही कॉइन के दो साइड क्यों हैं, एक कॉइन के दो साइड, एक कॉइन का नाम कॉइन की साइड का नाम प्लानिंग का नाम कंट्रोलिंग, तो ऐसा क्यों है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। ये हमारे प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ये क्या है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस रिलेशनशिप को कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इस रिलेशनशिप को लिखते हुए दोस्तों हमें ये भी बताने कि प्लानिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग है। सिमिलरली वैसे ही हम लोग बताएंगे कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग है। इसका मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग है। इसलिए दोनों को ट्विन सिस्टर्स भी कह सकते हैं कि दोनों जुड़वा बहनें हैं, या भाई बहन जो भी कहना कह सकते हैं आपके, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं पाते। जहाँ प्लानिंग है वहाँ कंट्रोलिंग होगी, जहाँ कंट्रोलिंग है वहाँ प्लानिंग होगी। कुछ तो इनके बीच में ऐसा रिलेशन है जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार आने वाला टॉपिक हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम जानेंगे प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है। दोस्तों हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग फ्यूचर के बारे में करी जाती है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग वंस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। हम लोगों ने प्लानिंग की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो प्लानिंग इसलिए हम कह सकते हैं फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि प्लानिंग का मतलब होता है कि जो भी काम करना हमें फ्यूचर में उसको अचीव करना है। दैट इज वाई प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, मीन्स फ्यूचर को देखना, फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना, या फ्यूचर के स्टेट ऑफ अफेयर्स को प्रिडिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, ओके। नाउ द थिंग इज दैट्स कि कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग होगी। कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग, सोचो सोचो सोचो, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू आंसर। क्या हो सकता है कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, नाइस क्वेश्चन, लेकिन आंसर क्या होगा इसका, चलिए जानते हैं इस बारे में। सोचो 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 भाई, सोचो 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 भाई, सोचो 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 भाई। आंसर बताता हूँ मैं। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है, कंट्रोलिंग में जो कमियां आती हैं हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमने कमियां निकालते हैं। कंट्रोलिंग का काम है कमियां निकालना, जितनी निकाल सकते हैं निकालो, और कमियों के रीजंस निकालो कि भाई ये कमी आई। कमी मीन्स कि कितनी डेविएशन है, मेरा टारगेट 5000 का था, अचीव 4000 हुए, 1000 की कमी आ गई, तो 1000 की कमी क्यों आई, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दैट डेविएशन, जस्ट फाइंड आउट एंड ट्राई टू मेक इट पॉसिबल सॉल्विंग इट इन द फ्यूचर। आपको कुछ भी करना है,
हर तरीके से एफर्ट करना है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। लेकिन सॉल्व कब करोगे? इस बार तो भैया हो गया काम, अगली बार ही तो सॉल्व करेंगे। तो कंट्रोलिंग इस तरीके से फ्यूचर को देखती है कि कंट्रोलिंग इस बात को इंश्योर करके चलेगी कि फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो जैसे पिछली बार हुई है। अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखिए और फ्यूचर में उन मिस्टेक्स को रिपीट मत करिए। ये भी हमें कौन सिखाते हैं? कंट्रोलिंग। तो इसलिए कंट्रोलिंग हमारी फॉरवर्ड लुकिंग है कि पास्ट की मिस्टेक्स को देखते हुए आप लोग फ्यूचर में उसको रिपीट करने वाले नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए चलना आपको। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है। इसका भी आंसर मैं आपको बताता हूँ। सोचिए एक बार, प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है। हमने प्लानिंग की प्रोसेस में एक पॉइंट पढ़ा था जिसका नाम है प्लानिंग प्रीमाइसेस या डेवलपिंग प्रीमाइसेस जिसे हम कहते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि प्लानिंग क्योंकि फ्यूचर के बारे में है और फ्यूचर अनसर्टेन है, तो उस फ्यूचर को सर्टेन बनाने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती है और ये अजम्पशंस हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर होती है। पास्ट एक्सपीरियंस मीन्स प्लानिंग करते हुए भी मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ कि मैंने पास्ट में क्या गलतियां करी हैं। अपनी पास्ट की गलतियों से मैं फ्यूचर की कंडीशंस को एज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई पास्ट में ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा करा था, या मैंने उस टाइम वो मिस्टेक करके ये चीज़ सीखी, अब अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मैं इस सिचुएशन से ऐसे डील कर सकता हूँ। सो हाउ टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन विच यू हैव लर्न इन द पास्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन फ्यूचर। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्लानिंग मेरी बैकवर्ड भी है क्योंकि उन गलतियों को या उन गलतियों के एक्सपीरियंस को मैंने कब देखा है? पास्ट में। पास्ट से देखते हुए मेरे को फ्यूचर में आना है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो प्लानिंग है वो पास्ट में जा रही है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस में अजम्पशंस करते हुए मैं पास्ट को देख रहा हूँ, पास्ट को कंसीडर करके चल रहा हूँ कि क्या क्या पंगे मैंने लिए थे पास्ट में और उन पंगों का रिजल्ट क्या रहा, क्या कमियां मैंने छोड़ दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उन कमियों को देखते हुए मैं फ्यूचर को अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग है, इसलिए प्लानिंग करते हुए हमेशा बैकवर्ड जरूर देखना चाहिए। अपनी पुरानी गलतियों से सीखो और उन गलतियों को बिल्कुल रिपीट मत करो। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे आप लोग। अब आता है दोस्तों हमारा कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग बहुत कॉमन सेंस है यार। कंट्रोलिंग इस बात को चेक करती है कि मैंने जो टारगेट सेट करा था मैंने उसको अचीव करा नहीं करा। लेकिन मैंने टारगेट क्या सेट करा था, तो वो टारगेट को जो हमने सेट करा है उसको देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पीछे। क्योंकि मैंने प्लानिंग तो बहुत पहले कर दी। अगर 1 साल की ड्यूरेशन लेके चलता हूँ तो मैंने 1 साल पहले टारगेट सेट कर दिया, और लेकिन उसको जब टारगेट को चेक करना है कि टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, साल के एंड में 31 मार्च या ईयर एंडिंग में 31 दिसंबर को मैं देखूंगा कि मैंने टारगेट अचीव करा नहीं करा। तो पहले जो साल की स्टार्टिंग में मैंने टारगेट सेट करा है पहले मैं उसको निकाल लूँगा, ये मेरा टारगेट था, ये मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, फिर मैं इनको कंपेयर कर पाऊंगा। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि कंट्रोलिंग पहले उस टारगेट को लेकर आएगी, पीछे जाएगी, पीछे जा रही है और टारगेट लेके आएगी कि ये मेरा टारगेट है, तो जाना पड़ा ना पीछे, क्योंकि बिना पीछे जाए तो टारगेट पता ही नहीं चल पाएगा। कैसे पता चलेगा बताऊँ? तो कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग बैक में जाती है या कंट्रोलिंग पीछे जाएगी और टारगेट लेकर आएगी कि ये टारगेट था आपका और ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने अपना टारगेट अचीव करा नहीं करा। करा, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बोलकर नहीं करा, अगली बार अचीव ना करा तो छुट्टी तुम्हारी सबकी। तो टारगेट अचीव करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिए चलेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे पास आता है, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसका नाम है हमारे पास कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग के प्रोसेस क्या कहती है? कंट्रोलिंग के प्रोसेस में दोस्तों हमारे पास पूरे 5 पॉइंट है। कंट्रोलिंग के प्रोसेस पूरे 5 पॉइंट 5 इनका नाम क्या है, क्या डिटेल है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास दोस्तों, पहले इसके शॉर्टकट बता दें तो उसको याद करने का, इसका नाम है SM कैट। SM कैट, SM कैट एक कैट है, ठीक है, वो शॉर्ट है, वो मिनी है, छोटी मोटी कैट, छोटी मोटी कैट, ठीक है, शॉर्ट कैट। ओके, चलिए जानते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट का नाम है हमारे पास सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहता है कि जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपने पास में सेट कर रखे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कंट्रोलिंग में हम लोग पास से स्टैंडर्ड कैरी ऑन करते हैं, तो मैं वो पास के कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स को ले आया कि भाई ये रे मेरे कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड, ये होना चाहिए रिजल्ट मेरा, ठीक है, ये हो तो मज़ा आया भाई। अगर ये वाला रिजल्ट आ जाता है तो वारे नहीं आ रहे हैं, सीधी सी बात है। 5 लाख का टारगेट सेट करा मैंने, 5 लाख का 5 लाख अचीव कर लिया, अरे जी गजब, आप तो छा गए। चलिए, तो ये मेरा हुआ एक तरीके से मेरा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। प्लानिंग में जो मैंने स्टैंडर्ड सेट करे थे मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊँगा ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ। दैट इज माई सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा आता है जिसका नाम है MM मीन्स मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आप उसको मेजर कर लीजिए, आपने जो टारगेट अचीव करा है या जो भी आपने फिलहाल अचीवमेंट करा है अपना, जो भी अचीव करा आपने, जो आपके परफॉर्मेंस है वो आप ले आइए। फिलहाल कितना टारगेट अचीव हुआ कितना नहीं हुआ तो हम बाद में चेक करेंगे, फिलहाल आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ले आते हैं। ये मेरा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है जो मैंने सेट करा था, ये मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों आ गई है।
अगला पॉइंट क्या करूँ, इसको दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। चलिए जी कंपेयर करते हैं। अगला पॉइंट हमारा सी मींस कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड है, इन दोनों को कंपेयर करना है मुझे कि क्या मेरी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी और क्या मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। कितनी कमियां रहेगा इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिलहाल जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरा टारगेट था 5 लाख यूनिट्स बनाने का और मैंने जो बनाई है वो बनाई है मान लेते हैं 4,90,000, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, 5,490, 5,490 दोनों आ गई मेरे पास। अगला पॉइंट हमारे पास एनालाइजिंग डेविएशन है, दोनों की कमियां आइडेंटिफाई करते हैं। 5 लाख का टारगेट अचीव हुआ, 4,90,000, 490 अचीव हुआ, 5 लाख का टारगेट था। डिफरेंस तो है इसके बीच में, कितने का है, 10,000 की कमी है, 10,000 की कमी हो गई। अब कमी है तो दूर करनी पड़ेगी, कमी दूर करनी पड़ेगी, कमी दूर करनी पड़ेगी। कमी कैसे आई, कमी कैसे आई, कमी कैसे आई, कुछ तो कमियां मैंने छोड़ दी होगी जिसकी वजह से डिफरेंस आया है। तो सोचो क्या कर सकते हैं। एनालाइजिंग डेविएशन मेरा बताता है कि मेरी जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, और इस डिफरेंस को निकालने के बाद इस डिफरेंस को मैं आगे कंसिडर करता हूँ कि मैं और इस डिफरेंस से क्या सीख सकता हूँ, क्या जान सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास दोस्तों 2 तरह के पॉइंट होते हैं। इनका नाम है हमारे पास, या एनालाइजिंग डेविएशन मेरे पास 2 फर्दर और डिवीजन है जिनका नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मुझे ये कहता है कि आपकी जो कमी आई है, जैसे 10,000 की कमी आई है, वो कमी किस वजह से है, आप उसके ऊपर जो एनालाइज करना शुरू करो, ठीक है। हमने एनालाइज करना शुरू करा कि क्या कमी रही, क्या कमी रही, क्या कमी रही, और इस बात को चेक करके चलो कि आपके की रिजल्ट एरियाज कौन कौन से हैं। की रिजल्ट एरियाज का मतलब होता है कि आपकी जो फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करने वाले कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो आपकी फंक्शनिंग को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको सिंपल कहूँ तो एक बच्चा है, उसका रिजल्ट खराब आया, तो उसके रिजल्ट खराब आने के पीछे रीज़न क्या है कि उसने जो है मैथ ले रखी थी, ठीक है, या उसने मैथ के ऊपर उतना टाइम नहीं लगाया जितना टाइम उसको लगाना चाहिए था। मैथ की उसने कोचिंग सही से नहीं जगह से नहीं ली, या मैथ को वो प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैथ को जितना टाइम देना चाहिए उतना नहीं दे पाया। सो वो उसका की रिजल्ट एरिया हो गया, मतलब वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला एरिया था। अगर 11th में ध्यान दे देता उन एरिया पे तो 12th में ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अपने की रिजल्ट एरियाज को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कमियों को लाने में सबसे बड़ा रोल जो है इस चीज का है। मार्क करके चलेंगे, इस वजह से ऐसा हुआ है कि अगर मेरा टारगेट 4,90,000 अचीव हुआ है जबकि टारगेट 5 लाख था, मैं अपने टारगेट से थोड़ा सा नीचे आ गया, तो उसका रीज़न क्या है कि भाई लेबर जो है मेरी वो बहुत ज़्यादा जो है घूमती रहती थी, या लेबर जो है वो 2-2 टाइम का लंच ले रही थी, या लंच में 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रही थी। वट एवर द रीजंस है, हमें उन रीजंस को आइडेंटिफाई करना है और उन रीजंस पे हमें ध्यान देके चलना है कि अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा ताकि मेरा टारगेट अचीव हो पाए। कमियां आइडेंटिफाई करने के बाद उस कमी के रीजंस भी आइडेंटिफाई करो। उस रीजंस में जो की रिजल्ट एरियाज है, जो सबसे बड़ी जड़ जिसे हम कहते हैं ना कि मुसीबत की जड़ जिसे हम कह सकते हैं, की रिजल्ट एरिया, मुसीबत की जड़ को आइडेंटिफाई करके उस मुसीबत की जड़ को दूर कर दो। दूर होगी तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दीज आर कॉल्ड की रिजल्ट एरियाज विच यू नीड टू रिमेंबर। और इसी में दूसरा आता है जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि यार 19-20 का फर्क तो चलता है। जैसे कहते हैं ना हम लोग आटे में चुटकी भर नमक तो चलता है। इतना बड़ा टारगेट है, थोड़ी बहुत डेविएशन तो यार इतना तो यार चलता है यार, इतना तो एक्सेप्टेबल है यार, क्यों टेंशन लेके चल रहा है यार। 19-20 का फर्क चलता है मेरे भाई, तूने 20 की एक्सपेक्टेशन करी थी, 19 आ गए, 1 नंबर का ही तो है, इतना तो चलता है। 5 लाख का टारगेट सेट करा, 4,90,000 अचीव हो गया, इतना तो तुझे देख के चलना चाहिए ना कि हाँ यार 2-4% या 5-10% की डेविएशन ऊपर नीचे तो रहेगी, तो पक्का है। ये तो इंसान का नेचर है कि 2-4% ऊपर नीचे तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कि अगर 2-4% की या 5% की डेविएशन ऊपर नीचे आती है तो आप उसे एक्सेप्टेबल रेंज में रखेंगे। टारगेट 5 लाख का है, मैंने सेट कर रखा है माइंड में पहले कि यार 480 तक भी अचीव हो जाता है तो मानूंगा कि हाँ यार मैंने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। लेकिन 480 से नीचे रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़्यादा है। फिर इसका ना गड़बड़ ज़्यादा है तो फिर कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो यही बताता है कि मुझे जो है अपनी एक एक्सेप्टेबल रेंज बनानी पड़ेगी डेविएशन की। अगर मेरी जो परफॉर्मेंस है उस रेंज के बीच में लाई करती है दैन इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इफ़ द result goes beyond that range then strictly action should be taken or strict action should be taken so that the result would not be repeated in future। तो अगर ऐसा होता है कि रिजल्ट मेरी लिमिट से, मेरी रेंज से बाहर निकल जाता है तो मुझे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर रेंज में है तो ठीक है, 19-20 का फर्क कोई बात नहीं, थोड़ा और मोटिवेट कर लेंगे यार लेबर को कि यार चल अगली बार 5 लाख से ऊपर का टारगेट अचीव करके दिखाएंगे, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, थोड़ा समझा लेंगे, लेबर भी मान जाएगी। तो 19-20 का फर्क है तो भाई उसको एक्सेप्टेबल रेंज में मानो, अपनी हार मत मानो, इतना तो चलता है, ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है जिसका नाम है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कुछ नहीं है भाई, कमियां आइडेंटिफाई कर ली, अगर कमियां बियॉन्ड द लिमिट जा रही है,
डेविएशन बियॉन्ड द लिमिट है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप सोच लीजिए कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करिए, उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करिए और फ्यूचर में इस बात को इंश्योर करके चलो कि ऐसी गलतियाँ ना हो। तो करेक्टिव एक्शन बस ये कह रहा है कि भाई अगर आपने गलती करी है तो फ्यूचर में ऐसी गलती रिपीट मत करिए। एक गलती करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार एक ही गलती ना करो, क्योंकि बार बार एक गलती करने वाला इंसान गलती से गलती नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है। तो इस बात को इंश्योर करके चलो कि गलती हो लेकिन बार बार एक गलती ना हो। तो ये था दोस्तों हमारे पास कंट्रोलिंग चैप्टर, जिसको हमने बहुत जल्दी खत्म करा। पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया। इतना ही चैप्टर हमारे कोर्स में दोस्तों, इनको बहुत अच्छे से करके चलिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मात्र इतने मिनट में हमने चैप्टर खत्म करा। इस चैप्टर को अच्छे से आप कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, आपका अपने यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।